नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 8 के जो हमारे नेट के सिलेबस में नाटक लगा हुआ है सिंदूर की होली, उसके बारे में जानेंगे। तो जो नाटक है सिंदूर की होली, उसके बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं हमारे नाटक सिंदूर की होली पर। सिंदूर की होली जो नाटक है, उसकी रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने 1934 में की थी और इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। जो सिंदूर की होली नाटक है, उसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस नाटक की जो रचना है 1934 में की थी, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो 1937 में होता है। और जो इनका ये नाटक है सिंदूर की होली, यह उनके जो नाटक है उनमें 5वें नंबर का नाटक है। यह नाटक समस्या पूर्ण नाटक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस नेट में पूछा भी गया है कि जो सिंदूर की होली नाटक है, पीछे जून में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि जो सिंदूर की होली नाटक है वो कैसा नाटक है, समस्यापूर्ण नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, व्यंग्यात्मक नाटक है या हास्य नाटक है। तो ये नाटक है जो समस्यापूर्ण नाटक है। इसके कथानक की अवधि मात्र 12-13 घंटे की है। जो इस नाटक की जो कथा है उसका वर्णन जो किया गया है वो मात्र 12-13 घंटे की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद जो नाटक की कथा है वो सुबह 9 बजे से शुरू होती है और कथा की जो अंतिम घटना है वो लगभग रात्रि के 10 बजे में बीत जाती है। इस नाटक की जो कथा की शुरुआत होती है वो रात को सुबह 9 बजे होती है तथा जो अंतिम घटना है वो रात के 10 बजे तक समाप्त हो जाती है। तो यह समस्यापूर्ण नाटक है। इसकी अवधि 12-13 घंटे की है। सुबह 9 बजे से इसकी जो शुरुआत होती है और रात को 10 बजे यह समाप्त हो जाती है। इस नाटक में कुल 3 अंक दिए गए हैं। कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। तीनों अंकों में एक स्थल का जिक्र किया गया है। जो इसमें स्थल हैं, और हमारे जो नाटक थे उसमें अलग अलग स्थलों का वर्णन किया गया था। तो इसमें जो स्थल है वो एक स्थल है जिसका वर्णन इसमें किया गया है। जो स्थल है वो डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल के बंगले की बैठक का वर्णन इसमें किया गया है। इस नाटक में जो एक ही स्थल है वो है डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल के बंगले की बैठक का वर्णन इसमें किया गया है। इस नाटक में दिन वर्षा काल का है। जब इस नाटक की शुरुआत होती है, सुबह के 10 बज रहे होते हैं, 9 बज रहे होते हैं, तो वर्षा हो रही होती है। तो हमसे पूछेगा कि सिंदूर की होली की नाटक की जो शुरुआत है वो किस समय होती है? तो वर्षा काल के समय में इसकी शुरुआत होती है। इसके पात्र अगर हम देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके पात्र। पीछे जो पेपर हुआ था जून में, उसमें भी पूछे गए थे। तो रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर तथा कुछ और लोग। जो मनोरमा पात्र है इसकी, ये हमारे से पीछे पेपर में पूछा गया था कि जो मनोरमा पात्र है वो किस नाटक की है? तो सिंदूर की होली की। इस स्लाइड में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात बहुत है कि जो इसके रचनाकार हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। उन्होंने 1934 में इसकी रचना की थी और 1937 में इस नाटक का प्रकाशन होता है। यह उनका 5वें क्रम का नाटक है। ये जो नाटक है वो समस्या पूर्वक नाटक है। इसको ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। यह नाटक जो समस्यापूर्ण नाटक है, इसके कथानक की अवधि 12-13 घंटे की है। इस नाटक की शुरुआत प्रातः 9 बजे से होती है और रात्रि 10 बजे यह समाप्त हो जाता है। इस नाटक में कुल अंक कितने हैं? तो 3 अंक हैं। तीनों अंकों में एक स्थल का वर्णन किया गया है और जो स्थल है वो डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल के बंगले की बैठक का इसमें जिक्र किया गया है। जब नाटक की शुरुआत होती है तो वर्षा काल का समय होता है, वर्षा हो रही होती है। और जो इसके पात्र हैं रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर, तो इनको भी हम याद रखेंगे। ये पात्र पहले हो चुके थे। आगे अगर हम बात करें, नाटक की शुरुआत बरसात के दिन और मुरारीलाल के कथन से होती है। इस समय 9:30 बज रहे होते हैं जब नाटक का प्रारंभ होता है। जो पीछे हमने बताया कि 9 बजे का इसमें जिक्र किया गया है, तो मुरारीलाल इसमें कहता है कि इस समय 9:30 बज रहे हैं और बरसात लगातार हो रही है। तो हम अगर नाटक पढ़ेंगे तो शुरुआत में हमें ये चीजें मिलेंगी कि लगातार बरसात हो रही है और सुबह के 9:30 बज रहे होते हैं। आगे बात करें, जो इसके पात्र है, चंद्रकला की उम्र 20 वर्ष है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रकला की उम्र कितनी है? 20 वर्ष है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की तरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता को और विश्वावनी बना देती है। नाटक का पात्र मनोज मुरारीलाल के मित्र का लड़का है। तो ये भी एक पात्र है, मनोज, जो मुरारीलाल के मित्र का लड़का है।
जो मरते समय अपने पुत्र को मुरारीलाल के हवाले कर गया था। जो मनोज का पिता है, जब मर रहा होता है तो वो अपने पुत्र मनोज को मुरारीलाल के हवाले कर गया था। जो मनोज है वो बांसुरी बजाने का शौक रखता है। तो किसका शौक रखता है? हमसे पूछेगा कि ढोलक बजाने का, बांसुरी, सारंगी, तो बांसुरी बजाने का शौक मनोज रखता है। वस्तुतः मनोज के पिता मुरारीलाल की वजह से ही आत्महत्या करता है। तो ये भी हमसे पूछ सकता है कि जो मुरारीलाल की वजह से क्यों हत्या करता है, तो मनोज के पिता हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। और यह राज केवल मुरारीलाल के मुंशी माहिर अली को ही पता होता है। जो माहिर अली होता है उसको ही पता होता है कि जो मनोज के पिता हैं उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी और कैसे की थी। नाटक के प्रथम अंक में ही मनोरमा का प्रवेश होता है। उसकी उम्र चंद्रकला से भी 2 वर्ष कम है। तो चंद्रकला से भी 2 वर्ष कम, चंद्रकला की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। तो ये याद रखेंगे, चंद्रकला की उम्र 20 वर्ष थी, तो मनोरमा जो है वो हमारे पहले अंक में प्रवेश करती है, उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। और यह चित्र बनाने का शौक रखती है। जो मनोरमा है वो चित्र बनाने का शौक रखती है, और जो मनोज है वो बांसुरी बजाने का शौक रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें, मनोरमा जब 8 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी, और मात्र 2 वर्ष बाद वो विधवा हो गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनोरमा की शादी होती है तो उसकी उम्र कितनी होती है? 8 साल की, और मात्र ही 2 साल बाद, मतलब जब उसकी उम्र 10 साल की होती है, तो वो विधवा हो जाती है। चंद्रकला के पूछने पर कि तुम्हें विधवा होने का दुख नहीं, तो मनोरमा कहती है, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। मनोरमा कहती है कि जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं हुआ उसके अभाव का हमें दुख ही कैसा। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा है। ये पात्र हैं, हमें एक बार देख लेने होंगे कि जो रजनीकांत है वो भगवंत सिंह का भतीजा है, और उसकी उम्र भी 20 वर्ष के आसपास है। इसने बीए तक की पढ़ाई की है। तो हमसे पूछेगा कि जो रजनीकांत है उसने कहाँ तक की पढ़ाई की है, तो बीए तक की पढ़ाई रजनीकांत ने की है। इसकी नई नई शादी होती है, और घर में इसकी पत्नी के अलावा उसकी माँ है। भगवंत सिंह इसे मरवाने के नाम पर 50,000 रुपए लेता है, जिसमें 10,000 पहले और बाद में 40,000 रुपए लेता है। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में कि भगवंत सिंह ने कितने रुपए की रिश्वत ली थी, तो कुल 50,000 रुपए की रिश्वत इसने ली थी। 10,000 पहले लेता है और 40,000 बाद में। मनोरमा रजनीकांत का बड़ा ही आकर्षक चित्र बनाती है। जो मनोरमा चित्र बनाने की, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो चित्रकारिता करती है मनोरमा, तो मनोरमा रजनीकांत का चित्र बनाती है, जिसका नाम रखती है यौवन के द्वार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चित्र बनाती है ये क्या रखती है? यौवन के द्वार पर। और चंद्रकला इसका नाम बदलकर मृत्यु के द्वार पर रख देती है। तो चंद्रकला है वो क्या नाम रख देती है? मृत्यु के द्वार पर। और मनोरमा है वो रजनीकांत का चित्र बनाती है, उसका नाम रखती है यौवन के द्वार पर। मनोरमा चंद्रकला को कला सिखाने के दौरान उसके घर पर 4 चित्र बनाती है। ये याद रखने होंगे कि कितने चित्र बनाती है कुल। हमसे पूछेगा कि मनोरमा कितने चित्र बनाती है? 2, 3, 4, 5, तो 4 चित्र बनाती है। मनोरमा 4 चित्र बनाती है। किस किस के? एक मुरारीलाल का, एक चंद्रकला, एक मनोज बाबू और एक रजनीकांत का। तो ये 4 चित्र मनोरमा चंद्रकला के घर बनाती है। मनोरमा 3 चित्र मुरारीलाल को सौंपती है और एक अपने पास रखते हुए कहती है, यह मैं ले जाऊंगी, यह मेरा अंतिम चित्र होगा। मनोरमा है वो 3 चित्र किसको सौंपती है? मुरारीलाल को। और एक अपने पास रखते हुए कहती है कि यह मैं ले जाऊंगी, यह मेरा अंतिम चित्र होगा। इसके बाद चंद्रकला अस्पताल में अपने साथ ले गए सिंदूर से रजनीकांत, एक मिनट रुकिए। चंद्रकला अस्पताल में अपने साथ ले गए सिंदूर से रजनीकांत के हाथों मांग भरती है। तो चंद्रकला है वो अस्पताल में जाकर मांग भरती है। वह मनोरमा को कहती है, मैं सुहागन हो गई, देखो मैंने सिंदूर की होली खेल ली। ये जो पंक्ति है ये नाटक की अंतिम पंक्तियां हैं कि जो चंद्रकला है वो मनोरमा से कहती है कि मैं सुहागन हो गई, देखो मैंने सिंदूर की होली खेल ली। मिश्र जी का यह नाटक समस्या प्रधान नाटक है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसके साथ साथ नायिका प्रधान नाटक भी दिखाई देता है। इसकी जो नायिका है वो है चंद्रकला। इस नाटक की जो प्रमुख है वो चंद्रकला नायिका है। हमने पहले जो नाटक पढ़ा था ध्रुव स्वामिनी, उसमें जो नायिका है वो ध्रुव स्वामिनी नायिका होती है। तो इसमें नायिका है चंद्रकला। नाटक के तीनों अंकों में चंद्रकला उपस्थित रहती है। चंद्रकला जो पात्र है वो तीनों ही अंकों में उपस्थित रहती है।
इस नाटक के अगर हम बात करें, जो प्रमुख कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इस नाटक के, जो हमारे से बार बार नेट में पूछे जाने की संभावना है और पीछे भी पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खूब खिलवाड़ सिखलाया जाता है। ये बात कौन कहता है? मुरारी लाल शिक्षा के बारे में कहता है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खूब खिलवाड़ सिखलाया जाता है। ये शब्द वो किसको कहता है? तो रजनीकांत को कहता है। जो बीए पास है वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी बीए गलत करवा दी है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता तो ही ठीक था। तो आजकल की शिक्षा में शब्दों का खूब खिलवाड़ सिखलाया जाता है, ये बात मुरारी लाल कहता है। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा उसे दी जाती है जो अपराध छिपाना जानता है। बस यही कानून है। ये बात भी कौन कहता है? तो मुरारी लाल कहता है कि जो आज हमारे समय में कानून बने हुए हैं, वो कानून ऐसे हैं कि सजा उसे नहीं मिलती जो अपराध करता है, बल्कि सजा उसे दी जाती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। कमल ताल के कीचड़ में उगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं, ये बात मनोरमा कहती है कि जो कमल होता है वो हमेशा जो तालाब होता है उसके कीचड़ में ही उगेगा, कभी भी बालू में नहीं उगेगा। आगे अगर हम बात करें, समय पर बढ़िया भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख, तो उन्हीं तीन वस्तुओं में है। तो जो तीन सुखों की वस्तुएं बताई, वो क्या क्या बताई हैं? सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, तो सबसे बढ़िया भोजन, सुख की नींद और सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं तीनों वस्तुओं में है। ये बात कौन कहती है? मनोरमा कहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इनको आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो अभी मैं करवाऊंगा। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा और कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगा। तो ये बात कौन कहती है? मनोरमा। ये मनोरमा की बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि कानून और कला का कभी भी साथ नहीं हो सकता। कानून है वो दंड देने का काम करेगी, और जो कला है, किसी के अंदर जो कला है वो उसमें दया होगी, करुणा होगी, तो वो क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा। कानून किसी भी व्यक्ति को किस नजर से देखता है? संदेह की नजर से देखेगा। लेकिन जो कला है वो विश्वास की नजर से देखेगी। तो कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगा। ये बात कौन कहती है? मनोरमा। इसके बाद बात करें, सत्य का बना लेना इतना आसान होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निशान निकल जाता। ये बात भी मनोरमा ही कहती है कि अगर सत्य को बना लेना इतना ही आसान होता तो संसार से झूठ का जो नाम है वो बिल्कुल ही निकल जाता। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, देखिए। पुरुष आंख का लोलुप होता है, पुरुष आंख का लोलुप होते हैं विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। जो पुरुष होते हैं वो आंखों के लोलुप होते हैं विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे लोभ की चीज हो जाती है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम याद रखेंगे इस पंक्ति को, कि पुरुष जो है वो आंख के लोलुप होते हैं विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर अगर उन्हें सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो सबसे लोभ की चीज उनके लिए हो जाएगी। ये बात मनोरमा कहती है। इसके बाद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी मैंने उनको उठा के इसमें रखा है, तो आप बहुत ही आराम से इन चीजों को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। पक्का इससे आपके जो पेपर हैं दिसंबर में उसमें पंक्तियां पूछी जाएंगी। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। ये बात भी कौन कहती है? तो मनोरमा। मनोरमा की यहाँ सबसे ज्यादा जो कोटेशन है, जो पुरुष का सबसे बड़ा रोग है वो स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। ये बात भी कौन कहती है? तो मनोरमा। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता है और महानता से बढ़कर महानता है। ये बात कौन कहता है? मनोज शंकर। मनोज शंकर क्या कहता है कि अगर किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना वीरता से बढ़कर वीरता है और महानता से बढ़कर महानता है। ये बात मनोज शंकर कहता है। प्लेटो के प्रजातंत्र में ज्ञान और बुद्धि का कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये भी मनोज शंकर ही कहता है कि जो प्लेटो का राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें ज्ञान और बुद्धि, किसका? ज्ञान और बुद्धि का कोई भी स्थान नहीं रखा गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये पंक्तियां देखिए, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा और कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा और कला विश्वास करेगी। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मनोरमा ने कही थी, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, पुरुष आंख का लोलुप, पुरुष आंख के, ये क्या आएगा यहाँ, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे लोभ की चीज हो जाती है। ये बात भी कौन कहती है? तो मनोरमा कहती है। इसके बाद पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है।
ये बात भी कौन कहती है? तो मनोरमा कहती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रेम वकील से राय लेकर जज से अधिकार लेके तो नहीं किया जाता। जो प्रेम है वो वकील से राय लेकर तो या जज से अधिकार लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, ये प्रकृति गलत हो गया, प्रकृति है वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। ये बात कौन कहता है? तो मनोज शंकर। जो प्रेम है वो किसी वकील की राय से और जज के अधिकार से नहीं किया जाता, वो तो स्वतः स्वाभाविक होता है, जो हो जाता है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है क्या? पूर्व क्या, पश्चिम क्या, देश क्या, विदेश क्या? ये बात कौन कहती है? चंद्रकला। चंद्रकला कहती है कि जो स्त्री का हृदय है वो सर्वत्र एक है, वो अलग अलग नहीं है। क्या पूर्व, फिर क्या पश्चिम, और क्या देश, और क्या विदेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण लास्ट पंक्ति है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो उन्माद हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम याद रखेंगे कि जो मेरी चेतना है वो आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम इसे उन्माद कहती हो। तो ये चंद्रकला किससे कहती है? मनोरमा से कहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक है हमारा। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से आज हमने पढ़ा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।